वेलकम स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट थर्ड पेपर आपका सेकंड, इसका लास्ट चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। मौद्रिक एवं साख नीति, मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी। वैसे इसको हम सेकेंड ईयर में भी पढ़ चुके हैं, इसमें भी थोड़ा सा पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी इसका अलग से चैप्टर है और ये सिलेबस में भी आपके, तो इसको भी हम कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मौद्रिक नीति का अर्थ। मौद्रिक नीति क्या है? मुद्रा के मूल्य में स्थायित्व के लिए क्या किया जा रहा है? मुद्रा एवं साख की पूर्ति का नियमन किया जा रहा है। या फिर हम इसको ऐसे समझे कि किसी देश की सरकार अथवा केंद्रीय बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में किसी विशेष आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, और विशेष आर्थिक उद्देश्य क्या हो सकता है? प्राइस स्टेबिलिटी हो सकती है, या स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट हो सकती है, या फिर फुल एम्प्लॉयमेंट, या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये सारे इनमें से कोई सा भी आर्थिक उद्देश्य या सारे भी हो सकते हैं एक साथ। इनकी प्राप्ति के लिए मुद्रा की मात्रा के प्रसार और संकुचन के प्रबंध को मौद्रिक नीति कहा जाता है। यानी कि ये जो मुद्रा की मात्रा का प्रसार और संकुचन होगा, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन होगा, उसके मैनेजमेंट के लिए हम क्या करेंगे? वो मौद्रिक नीति कहलाएगी। इसकी परिभाषा दी हुई है प्रोफेसर हैरी जॉनसन और केंट की, पॉल एजिंग की भी दी हुई है। तो हम इसको एक निष्कर्ष के रूप में समझें तो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुद्रा एवं साख की मात्रा का नियमन और नियंत्रण मौद्रिक नीति है। और अच्छी मौद्रिक नीति क्या होगी? जिसमें आंतरिक मूल्य स्तर में सापेक्षिक स्थिरता होगी, विनिमय दरों में स्थिरता होगी, आर्थिक विकास, आर्थिक स्थिरता और रोजगार की व्यवस्था की जा सकेगी। और मौद्रिक नीति के कोई निश्चित और अपरिवर्तनशील सिद्धांत नहीं है, क्योंकि ये देशकाल और परिस्थितियों के अनुसार चेंज किया जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इसके उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं वो हमने पहले भी पढ़ लिए हैं। आर्थिक उद्देश्य फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कीमतों में स्थायित्व, प्राइस स्टेबिलिटी के लिए होगा। कीमत स्तर इस प्रकार का होना चाहिए कि वह विनियोगकर्ताओं के लिए उत्साहवर्धक होना चाहिए और उपभोक्ता वर्ग के लिए भी न्यायोचित होना चाहिए। तेजी और मंदी के आशावादी और निराशावादी वातावरण में मौद्रिक हस्तक्षेप आवश्यक हो जाते हैं। क्यों? ताकि जो व्यापार चक्र उत्पन्न हो रहे हैं उनसे जो बुराइयां, जो दुष्प्रभाव अर्थव्यवस्था पर होने वाले हैं, उन पर अंकुश लगाया जा सके। इसके अलावा कीमतों के निरंतर उतार चढ़ाव से अर्थव्यवस्था में विनियोग, उत्पादन, आय, प्रभावी मांग और राष्ट्रीय आय पर भी व्यापक प्रभाव पड़ता है। तो मौद्रिक नीति में परिवर्तन करके हम कीमत स्तर को नियंत्रित रख सकते हैं। सेकंड है आपका विनिमय दरों में स्थायित्व, स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट्स। स्वर्ण मान का पतन हो गया और IMF बन गया, तो उसके बाद में इस विनिमय दर में स्थायित्व मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य है। जिन देशों में विनिमय की दर अस्थिर होती है, वहाँ अन्य देशों से पूंजी का प्रवाह, कौन सा? विदेशी पूंजी का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। तो इसलिए मौद्रिक नीति का यहाँ पर भी बहुत बड़ा रोल है विनिमय दरों को स्थायी आधार प्रदान करने में। अटेनमेंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति। पूर्ण रोजगार की प्राप्ति से की अवस्था से क्या होता है? आर्थिक विकास होता है और प्राकृतिक संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग की प्रतीक होती है पूर्ण रोजगार की अवस्था। तो बचत और विनियोग में साम्य स्थापित करके इसके लक्ष्यों को प्रभावित करना मौद्रिक नीति का स्वाभाविक उद्देश्य है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कीमत स्थिरता में पूर्ण रोजगार का स्तर पाने के लिए उद्देश्य आर्थिक प्रगति के सहायक उद्देश्य मात्र होते हैं। और ये जो नीति है वो अंतर्गत व आर्थिक विकास को बढ़ाने और उसका उच्च स्तर बनाए रखने के लिए अपनाई जाती है। तो मौद्रिक नीति आर्थिक उतार चढ़ाव को रोकने के शस्त्र के रूप में अपनाई जाती है, ताकि संतुलित आर्थिक विकास की प्रक्रिया द्वारा विकास दर को ऊंचा उठाया जा सके। इसके अलावा मुद्रा की तटस्थता, न्यूट्रल मनी के लिए भी की जाती है। आय में स्थिरता लाने के लिए की जाती है, क्योंकि अगर मुद्रा और साख की मात्रा में परिवर्तन हो रहे हैं तो जो व्यापार चक्र हैं उनको जन्म मिलता है, और व्यापार चक्रों के कारण तो पूरी अर्थव्यवस्था में क्या उतार चढ़ाव या क्या चेंजेस होंगे ये भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है। तो उन वजहों से मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन के कारण जो अस्थिरता उत्पन्न होती है उसको कम करने के लिए भी मौद्रिक नीति अपनाई जाती है। बचत एवं विनियोग में साम्य बनाए रखने के लिए, इक्विलिब्रियम बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट के लिए भी यह किया जाता है। उससे क्या होगा? पूर्ण रोजगार के लक्ष्य की ओर बढ़ा जा सकेगा, क्योंकि जनता की आय बढ़ाने से बाजार की अपूर्णताएं दूर होंगी, वे बचत के लिए प्रोत्साहित होंगे और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए विकसित देशों में मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना। तो विकास के साथ मुद्रा की मांग बढ़ती है और उचित मौद्रिक नीति के माध्यम से मौद्रिक अधिकारी मुद्रा की मांग और पूर्ति में साम्य बनाए रख सकता है।
अब हम बात करते हैं विकास के लिए साधन उपलब्ध कराने का कार्य मौद्रिक नीति के द्वारा किया जाता है। विकासशील देशों में वित्तीय साधनों का अभाव रहता है, तो वहाँ अगर हम उचित मौद्रिक नीति अपनाएं, वहाँ के जो अर्थव्यवस्था के अधिकारीगण हैं, उच्चाधिकारीगण हैं, वो मौद्रिक नीति को उचित मौद्रिक नीति को अपनाएं, तो आवश्यकता अनुसार मुद्रा एवं साख की पूर्ति बढ़ाई जा सकती है, जिससे आर्थिक विकास में सहायता मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुशल भुगतान यंत्र, एफिशिएंट पेमेंट मैकेनिज्म। इसके लिए भी मौद्रिक नीति को अपनाई जाती है। बात करते हैं यूटिलिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मनी पॉलिसी। अगर हम इसके जो हमने उद्देश्य पढ़े, इसके आधार पर डिस्कशन करें, तो हम इसको ईजिली समझ सकते हैं कि ये जो सारे उद्देश्य हैं, यही इसका महत्व कहलाएंगे, क्योंकि इससे क्या होता है, आर्थिक स्थिरता होती है, बचत और विनियोग में साम्य रहता है, आय में स्थिरता होती है, मुद्रा की तटस्थता के लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है, विकास के साधन उपलब्ध होते हैं, कुशल भुगतान यंत्र है। इसके अलावा हमने पिछले पार्ट इसमें पढ़ा पेज पर, आर्थिक विकास, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, विनिमय दरों में स्थायित्व, कीमतों में स्थायित्व होता है। तो कहीं इस नीति को अपनाने से तो ये इसके महत्व हो गए हैं। फिर भी हम इनको पॉइंट्स में समझे तो सेम यही बात यहाँ कह रहे हैं, आर्थिक विकास हो रहा है, पूंजी निर्माण हो रही है, मुद्रा की मांग और पूर्ति में संतुलन बनाए रख रहे हैं, उचित ब्याज दर, अल्पकालीन और दीर्घकालीन संदर्भ में विभिन्न क्षेत्रों के लिए उचित ब्याज दर का होना आवश्यक है। तो मौद्रिक नीति की संरचना में केंद्रीय बैंक जो क्या करता है, वो ब्याज दर की संरचना के संबंधी अधिकार अपने पास रखता है और उनमें चेंजेस करके स्थिरता लाने का प्रयास करता है। कीमत स्थायित्व करता है, विनिमय दरों में स्थायित्व, पूर्ण रोजगार, यानी जो सारे उद्देश्य थे वही कहीं ना कहीं आपकी इम्पोर्टेंस भी है। साख का विस्तार करता है, भुगतान साम्यता बढ़ाता है और अन्य भी है। भारत के मौद्रिक नीति के संदर्भ में हम बात करें तो 1935 से 1951 तक कोई स्पष्ट नीति नहीं थी, लेकिन पंचवर्षीय योजना जब शुरू हुई तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय से भारत की मौद्रिक नीति योजना के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई थी। तो 1952 से नियंत्रित साख विस्तार की नीति अपनाई गई, कंट्रोल्ड क्रेडिट एक्सपेंशन की नीति अपनाई गई। इसका मतलब ये हुआ कि विकास कार्यों के लिए साख का विस्तार किया जाए तथा योजनाओं की प्राथमिकताओं के अनुरूप साख की दिशा निर्धारित की जाए और साख का वांछित दिशा में विस्तार किया जाए। तो रिजर्व बैंक की इस नीति का उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना था। अब मौद्रिक नीति के अध्ययन को दो भागों में बांट दिया है, 1951 से 1990 और 1991 से अब तक, यानी कि उदारीकरण से पूर्व, मॉनेटरी पॉलिसी बिफोर लिबरलाइजेशन और मॉनेटरी पॉलिसी आफ्टर लिबरलाइजेशन। तो जो 1951 से 56 में जो नीति अपनाई वो थी मॉडरेटली रिस्ट्रिक्टिव, प्रतिबंधात्मक मौद्रिक नीति अपनाई। बैंक दर को बढ़ा दिया गया। प्रथम योजना में ही बिल बाजार स्कीम की शुरुआत हुई और जो द्वितीय योजना थी उसमें विस्तार योजना अपनाई गई, मॉनेटरी एक्सपेंशन नीति अपनाई गई, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में विनियोग की आवश्यकता थी, तो बैंक दर को बढ़ाकर 4% कर दिया गया। 1956 में चयनात्मक साख नियंत्रण की पद्धति को शुरू किया गया, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। थर्ड जो योजना थी उसमें मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नियमन, मॉनेटरी रेगुलेशन की नीति अपनाई गई। 62 और 65 के मध्य में चीन एवं पाकिस्तान से युद्ध हुए, तो जो युद्ध हुए उनका दुष्परिणाम अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा पड़ा और 1965 to 66 एंड 66 to 67 में अकाल पड़ गया। तो अप्रत्याशित खाद्य संकट और स्फीतिकारी दशाओं के कारण कठोर साख नीति अपनाई गई, स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी अपनाई गई। जो SLR था उसको 25% से 30% कर दिया गया, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को, संवैधानिक तरलता अनुपात को बढ़ा दिया गया। फिर उसके बाद फोर्थ और जो फिफ्थ पंचवर्षीय योजना थी उसमें मुद्रा प्रसार को रोकने के लिए सख्त उपाय किए गए और बैंक रेट, CRR, SLR में वृद्धि की गई। छठी योजना में भी यही हाल रहे। सातवीं योजना थी उसमें बैंक दर को 10% की बजाय 11% कर दिया गया, SLR और CRR को भी बहुत अधिक बढ़ा दिया गया। 1989 में वृद्धिशील नगद कोषानुपात, इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो को समाप्त कर दिया गया और वित्तीय सुधारों के लिए फिर 1991 में नरसिम्हन समिति का गठन किया गया 90 में और 1991 में जिन्होंने नवंबर 1991 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ये क्वेश्चन जो लोग कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है कि वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए नरसिम्हन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया, कौन से ईयर में प्रस्तुत की, तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है नवंबर 1991 में। अगर ईयर आ रहा है तो वो थोड़ा कन्फ्यूजन कर सकता है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए थोड़ा सा।
उदारीकरण एवं आर्थिक सुधारों के दौरान मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी सिंस लिबरलाइजेशन और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। भूतपूर्व गवर्नर एम नरसिम्हन की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ। इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसे नरसिम्हन समिति फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। इसका गठन वित्तीय ढांचे, वित्तीय प्रणाली, कार्यों एवं कार्य प्रणाली से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच और सुझाव देने के लिए किया गया था। तो इसने काफ़ी सारे सुझाव दिए, जैसे एसएलआर को घटाकर 25% तक लाने का किया गया। वृद्धिशील नकद कोष अनुपात ICRR इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो को समाप्त करने की बात कही इसने। CRR को घटाने की बात कही। ब्याज दरों का निर्धारण बाजार की शक्ति के द्वारा किए जाने की बात कही। बैंकिंग ढांचे की संरचनात्मक व्यवस्था के लिए कि बैंकों का विलयन और या फिर पुनर्गठन किया जाए। बैंकिंग प्रणाली पर द्वैध नियंत्रण की व्यवस्था समाप्त करने के लिए कहा कि बैंकों पर ड्यूअल कंट्रोल है। एक तरफ सरकार की तरफ से कुछ न कुछ शासनिक दबाव होते रहते हैं या राजनीतिक दबाव होते रहते हैं, दूसरी तरफ RBI के सर्कुलर्स हैं। तो उन्होंने कहा कि ये ड्यूअल जो कंट्रोल है वो ख़त्म होना चाहिए और केवल रिजर्व बैंक ही इसके लिए अधिकृत होना चाहिए बैंकिंग सिस्टम पर कंट्रोल के लिए। और प्रत्येक बैंक को स्वतंत्र और स्वायत्त होना चाहिए। राष्ट्रीयकृत बैंक और विकास वित्तीय संस्थाओं पर अवमानक सब स्टैंडर्ड संदिग्ध एवं हानि वाली संपत्तियों का भार बढ़ा हुआ है, तो परिसंपत्ति पुनर्निर्माण निधि की स्थापना करनी चाहिए इसके लिए, और विशेष कानून बनाया जाना चाहिए। मुख्य कार्यकारी अधिकारियों जैसे अध्यक्ष और MD की नियुक्ति का आधार व्यावसायिकता और ईमानदारी होना चाहिए। विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र पैनल हो, न कि सिर्फ सरकार द्वारा ही नियुक्ति की जाए। 1993 तक 8% पूंजी पर्याप्तता अनुपात कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो CAR की पालना करनी चाहिए। कब तक? 1993 तक। और इससे संबंधित मानदंड की पूर्ति हेतु बाद में ये बढ़ा दी गई 1996 में मार्च में। तो इसकी सिफारिशें 20वीं सदी के अंत तक क्रियान्वित की जा चुकी थी, और इसके क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप मौद्रिक नीति के उपकरणों को सीधे उपयोग करने की बजाय परोक्ष रूप से उपयुक्त किया जाने लगा है। अब फिर से हम नरसिम्हन कमेटी को पढ़ लेते हैं एक बार और। इसमें SLR को 25% कर दिया गया है, ICRR को ख़त्म कर दिया गया है, बैंक दरों में कटौती कर दी गई है। पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ये ध्यान रखना आप। नगद कोषानुपात में भी कमी कर दी गई है। ऋणों की आधार दरों को भी नियंत्रित कर दिया गया है। कौन सी आधार दरें? कौन सी? प्राइम लेंडिंग रेट्स। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को में पूंजी विनिवेश की अनुमति दी गई है। विदेशी निजी बैंकों को कार्य करने की अनुमति मिली है। नई शाखाएं खोलने और विस्तार काउंटर को अपग्रेड करने की भी स्वतंत्रता दी गई है। अब बात करते हैं मौद्रिक नीति पर आर्थिक सुधारों का प्रभाव, यानी कि जो आर्थिक सुधार किए गए उनसे मौद्रिक नीति पर क्या प्रभाव हुए। मौद्रिक नीति को आर्थिक सुधारों से पहले क्या कहा जाता था? साख नीति। ये 2 भागों में थी। सुस्त अवधि कौन सी? प्रथम 6 माह, अप्रैल से लेकर सितंबर की। फाइनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो अप्रैल से लेकर सितंबर की साख नीति जो थी वो सुस्त अवधि थी। स्लैक सीजन क्रेडिट पॉलिसी। और जो व्यस्त समय था वो था अक्टूबर से लेकर मार्च, बिजी सीजन क्रेडिट पॉलिसी। तो सुस्त अवधि के लिए अप्रैल माह एवं व्यस्त अवधि के लिए अक्टूबर माह में साख नीति की घोषणा की जाती थी। जैसा कि आप समझ रहे हैं, नाम से स्पष्ट है कि दोनों अवधियों के लिए साख का आवंटन तय किया जाता था। वह जमाना नियंत्रण का था और अन्य मदों की तरह साख की भी राशनिंग थी। लेकिन क्या हुआ? 1991 में जो आर्थिक सुधार किए गए उनके बाद इस नीति का, साख नीति का नाम बदल करके साख एवं मौद्रिक नीति क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी कर दिया गया। अब ये 2007 के जो गवर्नर थे YV रेड्डी, इन्होंने वार्षिक नीति बना दिया और त्रैमासिक समीक्षा होती है इसकी, क्वार्टरली रिव्यू होता है। इसके बावजूद तथा वार्षिक विवरण में जारी मौद्रिक नीति में तत्कालीन गवर्नर आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए कभी भी बदलाव करने का अधिकार रखता है। अब बात करते हैं मौद्रिक और ऋण नीति 2006-07 की कि इसमें क्या क्या काम हुए, क्या क्या इसकी विशेषताएं रही। 2006-07 के पूर्वार्ध में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही थी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्राथमिक वस्तुओं के बढ़ते मूल्य के कारण घरेलू अर्थव्यवस्था में मूल्य संबंधी घटनाक्रम काफ़ी प्रभावित हुए। तो इन सबको देखते हुए RBI ने 2006-07 के वार्षिक नीति विवरण में एक नीति घोषित की और उसमें क्या किया गया? मुद्रा एवं ब्याज दर के लिए एक ऐसा माहौल सुनिश्चित करने की कोशिशें की गई जो मूल्य स्तर में स्थिरता के अनुरूप वृद्धि की रफ्तार को जारी रखे। इसके साथ साथ क्या करे? स्फीतिकारी, जो इन्फ्लेशन से संबंधित संभावनाएं हैं उन पर प्रभाव डालने वाली उभरती परिस्थितियों के किन्हीं भी संकेतों पर समय पर एवं तत्काल कार्रवाई के लिए भी तैयार
रहे। ऋण की गुणवत्ता और वित्तीय बाजार की स्थिति पर ध्यान केंद्रित किए जाए। उभरती वैश्विक घटनाओं पर तत्काल प्रतिक्रियाएं की जाए। इसके फीचर्स हम समझे। बैंक दर को 6% पर अपरिवर्तित रखा गया। आरआर और रेपो रेट, आरआर और आरआरआर, ट्रिपल आर, डबल आर और ट्रिपल आर, रिवर्स रेपो दर और रिवर्स रेपो दर को 6.0 और 5.5 किया गया। प्रारक्षित नकदी अनुपात CRR को 5% पर रखा गया। अनिवासी यानी विदेशी रुपया जमा राशियों पर ब्याज दर की उच्चतम सीमा को बढ़ाकर 100 आधार बिंदुओं सहित अमेरिकी डॉलर, लिबोर या स्वैप किया गया। विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर ब्याज दर की उच्चतम सीमा को बढ़ाया गया। वाणिज्यिक स्थावर संपदा के जोखिम पर जोखिम भारांश को बढ़ाकर 150% किया गया। वेंचर पूंजी निधियों के जोखिम को पूंजी बाजार में जोखिम का हिस्सा माना गया और 150% तक किया गया। प्राथमिक व्यापारियों को अपनी गतिविधियों के विविधीकरण की अनुमति दी गई। तो 1 से 3 वर्ष की परिपक्वता वाली अनिवासी जमा राशियों की ब्याज दर का उच्चतम सीमा के अनुरूप 25 आधार बिंदुओं की वृद्धि से ऊपर 100 आधार बिंदु तक किया गया। इसकी मध्य अवधि समीक्षा की गई, उसमें रेपो रेट 7% से 7.25% हो गई। रिवर्स रेपो और बैंक रेट 6.0 रही। प्रारक्षित नकदी अनुपात 5.0 पर रहा। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, प्राथमिक डीलरों और केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में अपनी खरीद से अधिक 5 कारोबारी दिवस की विस्तारित अवधि के भीतर पूरा करने की अनुमति दी गई। यानी कि इसकी समीक्षा में ये सारी पॉइंट्स हमें देखने को मिले। अब ये जो इसकी जो समीक्षा थी, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, वरना वीडियो अपलोड होने में समस्या हो जाएगी। थैंक यू।